ठीक है। केस 1 में क्या होगा कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है प्लस वाले की, ठीक है ना। ये रेखा हो गया और ये उस पर डाला गया है जो लंब है। मैं से बस पहचान के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। अब एक काम करो ना, जो अपने को प्रूफ करना है, क्या उसमें क्यू स्क्वायर के साथ 4 भी नज़र आ रहा है? हाँ, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने अलग से गुणा करी है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल? तो देखो यार, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक समझ लिया था, प्रश्नावली 9.3 का। बाकी बचे हुए जो प्रश्न है यानी कि 11 से लेकर 17, इनका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे कह रहा है बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको फिगर समझाऊं कि यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक को बोलो रेखा 1 या फिर लाइन 1 L1 और दूसरी है लाइन 2 यानी कि रेखा 2 L2। ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 60 डिग्री का है और जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं ये बिंदु है 2,3, जिसको मैंने P बोल दिया है ना। बिंदु 2,3 से दोनों ही जा रही है तो जाहिर सी बात है दोनों वहीं से जा सकते हैं जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है कि रेखा की ढाल, किसी एक रेखा की ढाल 2 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो ये रेखा L1 है इसका ढाल M1 है, जो कि हमें 2 बताया गया है। और ये वाली जो रेखा है इसका ढाल, ठीक है, इसका ढाल M2 मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। अब सोचो कि भाई जिसका ढाल हमें बताया गया है, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी रेखा है उसका समीकरण पूछा गया, यानी कि L2 का समीकरण समझ लो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो जो L2 है वो इस बिंदु से होकर जाती है और अगर मैं किसी तरह से M2 पता कर लूँ तो मतलब इसका समीकरण आराम से मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको हम कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माना रेखा L1 का ढाल M1 है, ठीक है, तथा रेखा L2 का ढाल M2 है। अब देखो M1 तो हमें बताया गया कि 2 है तो इसको तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और इनके बीच का जो कोण है वो कितना गया है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो आप कहीं पे लिख देना चाहो तो थीटा बराबर 60, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनके बीच का कोण, ठीक है, यानी कि जो थीटा है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब देखो यार, अब हम करेंगे कैसे। मैंने क्या कहा कि अपना मकसद है भैया किस तरह से M2 पता लगा लेना, क्योंकि M2 पता लग गया तो फिर लाइन 2 की समीकरण आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक बिंदु से पास करती है और स्लोप पता है यानी ढाल पता है तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो, अगर दो रेखाओं के बीच में कोण थीटा हो तो tan थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है, M2 - M1 डिवाइड बाई 1 + M1 M2। ठीक है, यही होता है ना। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 60। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये तो हो गया tan 60 डिग्री बराबर M2 नहीं पता लेकिन M1 पता है। M1 कितना है, 2 है सर, और 1 + M1 M2, ठीक है। M1 कितना है, 2 है, M2 नहीं पता। अब यहाँ से अगर आप देखो तो tan 60 कितना होगा, ठीक है, यहाँ से देखो tan 60 होता है √3 बराबर, यहाँ पर जो मोड लगाया, अगर मैं मोड हटाऊँ तो ये प्लस माइनस किसी एक तरफ लगा सकते हो, मैंने इस तरफ लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा M2 - 2 डिवाइड बाई 1 + 2 M2। ठीक, अब यहाँ से देखो दो केस बनेंगे, मतलब ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितने केस बनने वाले हैं, 2 केस बनने वाले हैं। कब, जब एक बार ये वाली चीज़ पॉजिटिव √3 के बराबर होगी, एक बार -√3 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा केस 1 और इधर लिख लेते हैं केस 2। ठीक है, केस 1 में क्या होगा, M2 - 2 ठीक है। केस 1 में क्या होगा कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है प्लस वाले के, यानी कि M2 - 2 डिवाइड बाई 1 + 2 M2 बराबर है √3 के। और केस 2 क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये बराबर आ जाए -√3 के।
क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, ज़्यादा घिचपिच ना हो इसलिए भी जो फिगर है, ठीक है ना, ये बस समझाने के लिए बनाई थी, आप इसे हटा भी सकते हो, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा रहने देता हूँ। ठीक है, या एक काम करते हैं, ठीक है। तो अब देखो दो केस बनेंगे। केस 1 में ये वाली चीज़ √3 के बराबर है, वो वाली चीज़ -√3 के बराबर है। अब जरा इन दोनों को सॉल्व कर लो सर, अब इन दोनों को बस आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये m2 -2 = ये गुणा में गया तो √3 × 1 √3 और 2 को इससे गुणा करोगे, 2 गुणा में √3 m2 आ जाएगा। ठीक है, जरा m2 को इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे m2 तो पहले से है, माइनस में क्या आ जाएगा, 2√3 m2 बराबर वहाँ कितना बचेगा, √3 पहले से है वहाँ पे, और -2 क्या, +2 में। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है, देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन लेंदी जरूर है, कठिन नहीं है कुछ भी। देखो क्या कर रहे हो यार आप, -2 को उधर शिफ्ट ही तो कर रहे हो, है ना, और यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये जो टर्म है ना, इसको इधर ही तो लेके आ रहे हो, प्लस से माइनस में, तो मतलब कुछ कठिन तो नहीं है, हाँ थोड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस केस को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से m2 कॉमन ले सकता हूँ क्या मैं, m2 यहाँ पर भी है, m2 यहाँ पर भी है, सीधा ही मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने m2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 - 2√3, है ना, और यहाँ क्या बच जाएगा, वर्गमूल 3 प्लस में 2, इतना हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ तो अगले स्टेप में डिवाइड में जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी डिवाइड में जा रहा हूँ, इसको ना एक स्टेप बच जाएगा यार, है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिवाइड में ही शिफ्ट कर देता हूँ सीधा सीधा। ठीक, तो यहाँ से आप देखो ये m2 की वैल्यू मिल गई मुझे। ठीक है, मैंने इसको सीधा सीधा डिवाइड में शिफ्ट कर दिया सर। ठीक है, तो m2 मिल गया क्या आपको, आप कहोगे हाँ यार m2 तो मिल गया। अब m2 मिलने से क्या फ़ायदा होगा भाई साहब, ये जो लाइन है ना L2, इसका स्लोप है m2 और ये एक बिंदु P से पास कर रही है, तो मतलब इस लाइन का पे एक बिंदु पता है, इसका स्लोप पता है, यानी ढाल पता है, तो आप इसका समीकरण निकाल सकते हो। आपको L2 का समीकरण ही निकालना था, हालांकि अभी आधा होगा, ये एक केस और बन रहा है, बट अभी पहले इसकी ही बात कर लेते हैं थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रेखा L2 का समीकरण। ठीक है, याद रहे कि इस स्टेप के बाद हम ऊपर गए थे, ठीक है, और यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, और फिर वहाँ से होते हुआ है तब इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो रेखा L2 का समीकरण है ना, मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए जस्ट बना देता हूँ कि ये अपनी रेखा L2 है। ठीक है, ये एक बिंदु 2,3 से पास करती है और इसका ढाल m2 है सर। ठीक है, तो यार अब इसका समीकरण कितना हो जाएगा, देखो इसका समीकरण सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है, y - y1 = m x - x1, m कौन सा, m2। ठीक है, इसका रेखा का ढाल m2 है। तो यार यहाँ से y - y1 मतलब ये रहा। ठीक है, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x1। ठीक है, तो y1 कितना हो गया सर, 3 = m2, ये रहा सर, वर्गमूल 3 प्लस में 2 डिवाइड बाई 1 - 2√3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, x - x1 कितना है सर, 2। यहाँ तक चीज़ें अब तक समझ में आ रही होंगी आपको, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इसको इधर गुणा में ले आओ, इसको इधर गुणा में लाओगे तो 1 - 2√3 इंटू में हो जाएगा y, और -3 गुणा में 1 -3 हुआ। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 3 दूनी 6√3 हो गया। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई बराबर। अब इसको x से गुणा करोगे यानी कि वर्गमूल 3 + 2x हो जाएगा सर, और फिर इस पूरे को -2 से गुणा करना है, इसका -2 गुना कितना हो जाएगा, -2√3, इसका -2 गुना करोगे -4। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो ना, यहाँ पर x को इधर शिफ्ट करो, x वाली टर्म मतलब, है ना, यानी कि जो ये x वाली टर्म है सर, इसको लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो वर्गमूल 3 प्लस में है 2
और यहाँ पे है x, ठीक है, उधर माइनस में आएगा। फिर y वाली टर्म यानी कि इसको लिखो, y वाली टर्म में क्या है यहाँ पे 1 माइनस 2√3y। तो x वाली टर्म हो गई, y वाली टर्म हो गई, इन दोनों का हिसाब हो चुका है। बाकी जो चीज़ें बची हैं उनको उधर शिफ्ट कर देते हैं। सर देखो यहाँ पर जो 6√3 है इसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस में जाएगा ये, तो माइनस का 2√3 माइनस का 6√3 माइनस का 8√3 हो गया, और ये -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। अब हम ज़्यादा ट्राई करते हैं x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव रखें, तो -1 से दोनों तरफ गुणा कर देना, ठीक है। तो -1 से जब दोनों तरफ गुणा करोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा सर, ये हो जाएगा +3 + 2x, मतलब ये ब्रैकेट में है ऐसे, और बाहर यहाँ पे है x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इधर माइनस से गुणा करोगे तो माइनस को अंदर ही ले जाओ, इधर प्लस ही रहने दो, माइनस को अंदर यहाँ ले जाओ, तो ये 2√3 जो है ये पहले आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1 माइनस का हो जाएगा, साथ में है y। यहाँ पे -1 से गुणा करोगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है ना, ये फर्स्ट केस में भी अपना आंसर आया, फर्स्ट केस में, क्योंकि इसके 2 केस बन रहे थे, ठीक है। पहला केस समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलिए अब देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा केस क्या था। पहले इस लाइन को मैं नीचे तक खींच देता हूँ, ठीक है। देखो दूसरा केस क्या था वो देख लो, ठीक है। दूसरा केस क्या था सर, ये रहा, ठीक है। दूसरा केस ये था अपने पास। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, इस दूसरे केस को भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से m2 - 2 बस सॉल्व करना है आपको, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। 1 इंटू में √3 माइनस का है तो -√3, फिर 2 इंटू में √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3, साथ में m2 भी है, निशान का ध्यान रखना, प्लस आएगा कि माइनस। चलो अब यहाँ से m2 को इस तरफ लाओ, एक m2 यहाँ देखो पहले से है, और ये वाला आप इधर ला रहे हो, सीधा मैं m2 कॉमन ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो m2, ठीक है, m2 अगर कॉमन लोगे, अब इसके बाद देखो m2 वाली टर्म पे फोकस करो, यहाँ पे m2 है, ये माइनस वाली चीज़ प्लस में आएगी, यानी इसको मैं उठा के इधर ला रहा हूँ बस, ठीक है। तो हो जाएगा 2√3 m2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -√3 और ये प्लस में 2। यहाँ से m2 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ 1 + 2√3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा अच्छे से लिख लो, ठीक है, 2 पहले लिख दो, √3 बाद में लिख दो, माइनस वाली चीज़ बाद में लिख दो। तो यहाँ से m2 का वैल्यू कितना आ गया, या फिर यहीं से कर दूँ क्या, ठीक है, यहीं से कर दे रहा हूँ सीधा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली चीज़ डिवाइड में चली जाएगी, ये वाली चीज़ ऐसे डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ये चीज़ डिवाइड में गई, हमें क्या मिल गया सर, हमें तो m2 मिल गया इस केस में भी, देखो, ठीक है। हमें क्या मिल गया, हमें m2 मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही इतना हुआ हमें m2 मिल गया, ठीक है। अब जब m2 इस केस में मिल गया तो इस केस में भी लाइन 2 की इक्वेशन निकाली जा सकती है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे रेखा L2 का समीकरण, है ना, रेखा L2 का समीकरण। अब फिर से समझ लो यार, बात तो वही है, देखो जो रेखा L2 है ये पास तो यहीं से कर रही है 2,3 यानी बिंदु P से, और इसका जो ढाल है सर, ठीक है, इसका जो ढाल है वो कितना है, m2 है। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू ढाल जो भी है और x - x1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y - y1 कितना है 3, m2 कितना है सर, m2 देखो इस केस में ये आया है 2 - √3 डिवाइड बाई 1 + 2√3, और यहाँ पे क्या है x - x1 यानी कि 2। अब ये वाली चीज़ इधर आएगी, है ना, ये पूरा y के साथ इधर ले आओ गुणा में, तो ये हो जाएगा 1 + 2√3y, और फिर ये पूरा 3 के साथ गुणा होगा, -3 के साथ, तो 3 गुणा में 1, फिर 3 गुणा में 2, ठीक है, साथ में √3 भी है, बराबर ये वाली चीज़ x के साथ गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2 - √3x, फिर यही वाली चीज़ -2 के साथ -2 गुणा में 2 -4,
-2 गुणा में -√3 यानी +2√3 है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अब आगे देखो, है ना। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, फिर से बोल रहा हूँ, बट आसान है। एक्स वाली चीज़ इधर के लेके आओ, ये जो चीज़ है ना इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस में आएगा। माइनस लिखने के बजाय क्या करो ना, अंदर निशान चेंज कर दो, मतलब माइनस से गुणा कर दो सीधा, तो यहाँ पे 2 माइनस का हो जाएगा, √3 प्लस का हो जाएगा। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो उसको इधर शिफ्ट करोगे नेगेटिव में आएगा ना, माइनस को अंदर गुणा कर दिया तो 2 माइनस का हो गया, √3 प्लस का हो गया। ये वाली चीज़ वाई वाली टर्म यहाँ पे ऑलरेडी है, इसको रहने दो, इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखो 6√3 है, यहाँ पे क्या है 2√3 है, माइनस का है तो प्लस में जाएगा, यानी कि प्लस का 8√3 हो जाएगा। और ये जो -3 है ये भी उधर जाएगा, जैसे ये उधर गया था, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक। तो ये आ गया अपने पास इसका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। PDF में मिल जाएगा आपको ये क्लियर, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं आएगा जब मैं छोटा करूँगा तो, बट PDF में आपको ये सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, इसमें कह रहा है बिंदुओं इसको और इसको मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ पर पहली बात तो किसी एक रेखाखंड की बात की जा रही है, जो रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है। पहला बिंदु क्या है 3,4 और दूसरा बिंदु क्या है -1,2, ठीक है। मान लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये जो बिंदु है इसका नाम है B सर, ठीक है। तो जो A और B यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से रेखाखंड बन रहा है, ठीक है, उसका लंब समद्विभाजक है कोई रेखा। मतलब कोई रेखा है जो इसको बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड करती है, बराबर बराबर दो टुकड़ों में, और लंबवत डिवाइड करती है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। मान लो ये रेखा है L, ठीक है। इसी रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है। अब आप समझ जाओगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि है AB, इसका लंब समद्विभाजक रेखा जो कि है L, लंब समद्विभाजक का मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा, या फिर आप यूँ कह लो कि ये बिंदु अगर मैं P मानूँ, P के निर्देशांक मान लो अगर मैं x डैश y डैश मानूँ, तो जो P बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है ना, बिल्कुल बीचों बीच से हो जाएगा वो, ठीक है। और हमें रेखा L का समीकरण निकालना है सर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात मैं क्या करूँगा, मैं फोकस करूँगा जो मुझे चाहिए उस पर, है ना। मुझे क्या चाहिए, मुझे रेखा L का समीकरण चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सोचो ये जो बिंदु है ये L पर भी है, तो किसी तरह से x डैश y डैश पता लगा लूँ तो इस रेखा पे एक बिंदु ऐसा हो जाएगा जो मुझे पता है। दूसरी बात, इसका अगर मैं ढाल भी निकाल लूँ तो, इसका अगर मैं ढाल भी किसी तरह से पता कर लूँ तो, है ना। तो मान लेते हैं कि जो AB है इसका ढाल m1 है और इसका जो ढाल है वो m2 है। अब क्योंकि ये लंबवत है तो m1 तो पता लगाया जा सकता है क्योंकि इसके दोनों बिंदु पता है, तो m1 पता लगा लोगे, दो बिंदु पता है इस पर तो, और उसके मदद से m2 भी निकाल लोगे क्योंकि परपेंडिकुलर तो m1 गुणा m2 माइनस बनाएगा। अब इसको करके दिखाएंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखा माना L AB का P यानी कि x डैश y डैश पर लंब समद्विभाजक है। समझ रहे हो ना, मतलब क्या, रेखा L जो है वो AB का बिंदु P पर लंब समद्विभाजक है, मतलब जहाँ पे काटता है वो बिंदु P है, ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या है x डैश y डैश, ठीक है। अब देखो यार इसका मतलब क्या हो गया सर, लंब समद्विभाजक P पे, इसका मतलब जो P है जिसके निर्देशांक मैंने बोले x डैश y डैश, ठीक है, ये बिंदु P, ठीक है, बिंदु P जो है ये AB का मध्य बिंदु है। सीधी सी बात है यार, क्योंकि मध्य बिंदु होगा तभी तो समद्विभाजित होगा, मध्य बिंदु है। अब अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है ना, AB का, तो जो x होगा वो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, ये तो अपने पढ़ा हुआ है ना, यानी कि जो x डैश आएगा वो क्या आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये आपने पढ़ा हुआ है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, यानी कि 3 और वहाँ पे क्या है -1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना गया, 3 में से 1 गया, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि x डैश तो 1 आ गया। इसी तरह से अगर ये मध्य बिंदु है तो जो y डैश है बीच वाले बिंदु का y निर्देशांक जो है वो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 4 2 6 का आधा 3 सर। तो मतलब मुझे ये देखो पता लग गया
ये वाला बिंदु एक्स डैश वाई डैश कितना पता लग गया, x1 y3, x1 y3, यानी इस पे मुझे एक बिंदु मैंने ज्ञात कर लिया है। अब बस इसका ढाल और ज्ञात करना बाकी है। तो उसका ढाल कैसे निकालोगे, देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो L है वो लंब है AB पर, ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ, ठीक है, L लंब है AB पे। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब जो इनके ढाल होंगे, है ना, ढाल L का कितना है m2 और AB का कितना है m1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो वैसे यहाँ पे पहले, ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर रेखाएं लंब हों तो उनके ढाल का गुणनफल -1 होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो यहाँ पर AB है इसका ढाल निकाल सकते हैं, इसका ढाल हमें नहीं पता, m2 है, तो m2 को m2 रहने दो, लेकिन m1 निकाला जा सकता है और बराबर क्या है, -1। m1 कैसे निकालोगे सर, भाई इस पे दो बिंदु पता है, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, है ना, आ जाएगा ना ये, तो वही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर एक काम करो, इसको कंपेयर करो x1 y1 से और इसको कंपेयर करो x2 y2 से, तो यहाँ से m1 यानी कि जो इसका ढाल है सर वो हो जाएगा y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि m2, ठीक है, y2 यानी कि 2 - 4, y2 - y1 हो गया, और x2 - -1 - 3 बराबर आ गया -1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो m2 का मान कितना मिल जाएगा सर, देखो यहाँ क्या बच रहा है, -2 ऊपर बच रहा है, -4 नीचे बच रहा है, तो 2/4 1/2 हो गया, माइनस माइनस कट गया, यानी कि 1/2 उधर जाएगा, 2 हो जाएगा माइनस का ये, ठीक है। तो m2 मुझे पता लग गया सर, m2 मुझे पता लग गया कि कितना होगा, ठीक है। अब मुझे देखो m2 पता है, ठीक है, अब मैं इसकी अगर बात करूं, ठीक है, तो मुझे m2 यानी इसका ढाल भी पता है, इस पर एक बिंदु भी पता है, तो अब मैं बोल सकता हूँ रेखा L का समीकरण निकालना अब तो आसान हो गया सर, है ना। क्या हो जाएगा ये, y - y1 की जगह y डैश लिखना, क्योंकि ये जो बिंदु है इसको मैंने y1 ना बोल के y डैश बोला है, मतलब x डैश y डैश बोला है, इक्वल टू m x - x1 की जगह x डैश लिखना, और m कौन सा, m2 है इसका स्लोप, है ना, जैसे y - y1 इक्वल टू m x - x1 होता है, बस x1 y1 की जगह x डैश y डैश और m की जगह m2। तो यहाँ से y - y डैश सर, y डैश कितना है 3, m2 कितना है सर, m2 है -2, और यहाँ से x - x डैश कितना है सर 1। यहाँ देखोगे तो -2 गुणा में x करोगे, -2x है, इधर शिफ्ट कर दो, प्लस का 2x हो गया, प्लस में यहाँ पे y लिख दो, इज इक्वल टू कितना, माइनस माइनस कितना प्लस, यानी कि 2 और ये 3 प्लस का 5, ये निकल गया सर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की, प्रश्न संख्या 13। देखो जो प्रश्न संख्या 13 इसमें क्या बोला गया कि भाई इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी लंब का जो पैर है उसके निर्देशांक, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या मतलब है इसका पहले समझ लो। यहाँ पर देखो मान लो ये कोई रेखा हो, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझने पे फोकस किया करो, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसे होगा वो समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है एक रेखा है सर, रेखा की समीकरण यहाँ पे हमें बताया गया है 3x - 4y - 16 = 0, ये रेखा है सर। इस रेखा पर एक बिंदु से यानी -1,3 मान लो यहाँ पर है, ठीक है, ये बिंदु क्या -1,3, इस बिंदु से लंब डाला गया सर, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ पर लंब डाला गया है सर, ठीक है।
अब देखो, जब इस बिंदु से लंब डालोगे, ठीक है ना, इस बिंदु से, मान लो ये बिंदु ए है, इस बिंदु से लंब डालोगे तो कहीं ना कहीं जाके इस रेखा पे मिलेगा ये, यानी अपना पैर रखेगा यहाँ पर, ठीक है। मान लो बिंदु बी है, इसी पैर को हम बोलते हैं लंब का पैर, जिसे बोला गया है लंब पाद, ठीक है। तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, मान लो इसको x1 y1 है, सर ये x1 y1 है, हमें बिंदु बी के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, लंब के पैर का क्या मतलब है, ठीक। तो अब कैसे कर सकते हैं इसको हम, देखो अगर मैं ये जो रेखा थी ना, ये जो रेखा है जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये रेखा हो गया और ये उस पर डाला गया है जो लंब है। मैं से बस पहचान के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहे, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि भाई जो रेखा है ना, इसका ढाल मान लेते हैं चलो m1 है, और जो ये लंब है ना, इसका जो ढाल है वो मान लो m2 है, ठीक है। इतना मान लिया। अब देखो, मुझे तो किसी भी तरह से x1 y1 की वैल्यू चाहिए सर। जैसे मुझे x1 y1 पता लग गया, लंब के पैर का निर्देशांक निकल गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा कि x1 y1 से यहाँ पे दो लोग हैं, क्या मैं दो समीकरण कहीं से बना सकता हूँ, है ना। दो लोग हैं, दो समीकरण होंगी, लीनियर समीकरण, दो वेरिएबल में हो जाएगा सॉल्व। तो एक तो तरीका ये है सर कि भाई ये जो बिंदु B है ये इस रेखा के ऊपर है, तो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो मैंने तो पहले तो लिखा यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिखा माना बिंदु A यानी कि -1,3 से रेखा पर डाला गया लंब B पर मिलता है, B यानी कि x1 y1 पर मिलता है, ठीक है। यानी कि जो बिंदु A से आपने लंब डाला वो रेखा को B x1 y1 पर मिलता है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कि जो बिंदु B यानी कि जिसके निर्देशांक x1 y1 हैं, है ना, बिंदु B रेखा जो भी है कितना 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर है। भाई इसी के ऊपर है, ऐसे लिखोगे ना कि भाई ये जो बिंदु है ये इस रेखा पर स्थित है। अब अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रख दो, 3 के बाद क्या है x, उसकी जगह रख दो इसका x निर्देशांक, प्लस फिर क्या है 4y की जगह y1 और -16 को मैं उधर ले गया, और ये वही समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसके बाद बोलूँगा माना रेखा L का ढाल, जो कि मैंने ऑलरेडी फिगर में आपको समझा दिया, कितना मानना है, m1 मानना है, ठीक है। ठीक है, अब रेखा है क्या मेरे पास, देखो 3x - 4y - 16 = 0, यही है ना लाइन की इक्वेशन, ठीक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये रही लाइन की इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ से अब देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से, ठीक है, -4y, अगर मैं ऐसे -4y की वैल्यू निकालूँ, इसको y = mx + c वाले रूप में लिख रहे हैं ताकि इसका ढाल पता लग सके, ठीक है। तो ये 3x उधर गया, 16 भी उधर गया। अगले स्टेप में क्या होगा, -4 डिवाइड में जाएगा, मैं यहीं पे ले आ रहा हूँ, है ना, -4 डिवाइड में गया तो ये जाएगा -4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये जाएगा तो 4 चौक 16, है ना, यानी पे आ जाएगा -4, ठीक। तो यहाँ से इसका जो ढाल है m1 वो कितना मिल गया, 3/4, है ना। क्यों, क्योंकि आपने इसको यहाँ देखो कितना है 3/4, y = mx + c वाले रूप में लिख दिया, है ना। अगर ऐसे नहीं लिखना है, वो पूरा स्टेप करके दिखाना है, तो यहाँ पे लिख लो y = m1x + c वाले रूप में लिखोगे तो m1 का मान कितना मिल जाएगा, 3/4, ठीक है। तो इसका ढाल m1 पता लग गया, इसका ढाल m1 पता लग गया। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर आपको इतना समझ में आ गया है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मुझे एक बात बताओ कि क्या रेखा L लंब है AB पर, यानी एक दूसरे के लंबवत हैं दोनों, हाँ।
इसका क्या मतलब होगा सर? इसका मतलब होगा कि जो इनके ढाल हैं M1 M2 उनका गुणनफल मुझे पता है -1 आएगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो क्या यहाँ से M1 की वैल्यू 3/4 रख दूँ? आप कहोगे हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रख दो। इनटू में क्या है M2, अच्छा M2 की भी वैल्यू हम x1 y1 में निकाल सकते हैं ना। M2 क्या हो जाएगा देखो ज़रा, बराबर -1। M2 क्या हो जाएगा, इसको x2 y2 मान लो, y2 - y1 है ना, यानी कि 3 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी कि -1 - x1। इतना हो जाएगा क्या? इतना हो जाएगा ना। आप कहोगे हाँ इतना ठीक है। अब देखो, अब इस 3 के अंदर गुणा कर दो सर, तो 3 को अंदर गुणा करोगे, 3 × 3 हो जाएगा 9, 3 गुणा में -y1 कितना हो जाएगा, -3y1 = इसको उधर ले जाओ गुणा करके, तो 4 गुणा में -1 -4 आया, -4 को उधर ले जाओगे, -1 से गुणा करोगे यानी कि प्लस का 4 बन जाएगा। फिर 4 गुणा में -x1 -4x1 उधर जाएगा +4x1, क्योंकि गुणा -1 से हो रही तो निशान बदल देगा वो ना, -4x1 × -1 +4x1 हो गया। अब x1 इधर लेके आओ तो -4x1, y1 इधर पहले से ही है, = 9 उधर जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस में गया, 4 - 9 -5। इसको बोल दो समीकरण 2। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, हाईलाइट नहीं करना है, बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ज़रा इन दोनों को देखो आप, है ना, इन दोनों को अगर आप देखें, इन दोनों को अगर आप देखें, इसको और इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई 2 समीकरण हैं, 2 वेरिएबल हैं, इनको सॉल्व कर लें तो काम बन सकता है, इनको सॉल्व कर लें तो काम बन सकता है सर। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 3 4 16। ठीक है, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, 3x1 + 4y1 = 16। ठीक है, ये कौन सी समीकरण है, पहली। ठीक है, ये कौन सी समीकरण है, पहली। अगला क्या है, -4 - 3, ठीक है, = कितना है, -5। तो -4 - 3 = कितना है, -5, है ना, ये x1 ये y1। अब इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ सर, देखो ये समीकरण 1 से आया है, ये समीकरण 2 से आया है सर। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं बोलूँगा कि यार ये जो समीकरण है ना, इसको इधर 4 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 3 से गुणा कर दो, x एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, हमने कक्षा 10 में किया हुआ है ना ऐसा बहुत सारा। तो 4 गुणा करना है, 4 गुणा में 3 कितना हो गया सर, 12x1, फिर 4 चौक कितना, 16y1, फिर 16 चौक के कितना, 64, और इसको गुणा करोगे तो 3 चौक 12x1, 3 तियाँ 9y1, 3 पंजे 15 सर, ये माइनस का आएगा। अब सीधा सीधा जोड़ दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 और 9। ठीक है, या निशान में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या, एक बार रुक जाओ। ठीक है, ठीक है, अच्छा -4y है ना, ये देखो यहाँ पे ना -4y था यहाँ पे। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको बस आप ध्यान रखना, ये -4y1 है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, 3x1 -4y1, क्योंकि ये माइनस था ना, वो गलती से प्लस लगा दिया था। ठीक, तो यहाँ से कितना, यहाँ हो जाएगा ये माइनस का है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -25y1। ठीक है, अच्छा यहाँ से ही किया तो यहाँ भी। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा सर, 49। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 49 बटे में -25 आएगा, माइनस को ऊपर लिख दो। तो y1 तो पता लग गया अपने को ना, y1 पता लग गया है सर। अब किसी तरह से x1 भी पता लग जाए, काम बन गया, है ना। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए यार, हमें x1 y1 की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो अब इसके बाद आप यहाँ पे देखना, किस में पुट करें, यहाँ पे y1 किसी में भी कर दो यार, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। 3x1 -4y1 = कितना है, 16 है सर, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये रहा वैल्यू, तो ये हो गया 3x1 - 4, अच्छा ये मैंने यहाँ पुट नहीं किया गया, 49 बटे में 25। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ यार, देखो माइनस माइनस प्लस है ना, 49 को 4 से गुणा करोगे, सीधा 50 को कर दो ना, 50 चौक के 200 होता है, एक कम है ना, तो 4 बार कम कर दो एक एक, यानी कि 196 बटे में 25 है।
बराबर है 16। तो यहाँ से 3x1 बराबर 16 माइनस 196 बटे में 25। देखो 25 से गुणा करना आसान होता है ना, 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 बनता है, यानी 8 से करेंगे 200, 12 से करेंगे 300, 16 से करेंगे 400, तो 25 गुणा 16 यानी 400। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जिससे 25 को गुणा करनी, देखो उसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार जाता है, 4 का पहाड़ा इसमें 4 बार जाता है, मतलब 400 बनेगा। ठीक है, माइनस में कितना है 196, डिवाइड बाई कितना है सर 25। तो यहाँ से हमें अभी 3x1 की वैल्यू मिल गई, कितनी, इसमें से घटाओ कितना बचेगा 204, बटे में कितना है सर 25। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3, 6 18, 2 और 8 यानी 24, 3 8 24। तो x1 की वैल्यू कितनी मिल गई 68 डिवाइड बाई 25। अब देखो ना यार, x1 पता है, y1 पता है, ठीक है, तो यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, है ना, ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था निर्देशांक, है ना, लंबपात के निर्देशांक क्या था सर, ये पॉइंट बी माना था हमने, है ना, पॉइंट बी क्या माना था हमने, x1 y1 सर। तो इसका मतलब है x1 कितना है, x1 तो यही है 68/25 यानी 68 डिवाइड बाई 25। y1 कितना माना है सर हमने, y1 कितना आया है मतलब -49/25, तो हो जाएगा -49/25। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर सर। क्लियर हो गई बात इतनी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसान से क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु इस पर मिलता है, m और c के मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखो क्या है सर, यहाँ पे सीधी सी बात है कि कोई रेखा है, मान लो ये कोई रेखा है ऐसे, ठीक है। अब मूल बिंदु से, मान लो यहाँ पर मूल बिंदु है सर, मूल बिंदु मतलब क्या, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा सर, ठीक है। अब इससे इस रेखा पर कोई लंब डाला गया है ना, मूल बिंदु से रेखा पर कोई लंब डाला गया सर। जो लंब डाला गया है ना, कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है, -1,2 पे, यहाँ पर मिलता है सर, ठीक है। और ये जो रेखा है जिसको मैं L बोल दे रहा हूँ, चलो इसकी समीकरण क्या है, y = mx + c है सर। तो इसका ढाल तो सीधा सीधा m दिख रहा है, y = mx + c में m क्या होता है, ढाल ही होता है, उसी रूप में दिखा गया। तो उसका ढाल तो m है, और इसके ढाल को अगर मैं m1 या m2 बोल दूँ, चलो m2 बोल दूँ, ठीक है ना। तो अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे m और c की वैल्यू निकालनी है ना, m और c की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, कि चलो इसको मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ पे बिंदु B, ठीक है ना, बिंदु B जो है जिसके निर्देशांक क्या है -1,2, ये रेखा y = mx + c पर है, भाई इसी पर है ना, ये तो देखो जरा ध्यान से कि ये वाला बिंदु इसी रेखा पर है, तो मतलब x की जगह पर 1 और y की जगह पे 2 पुट करें तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये उसी रेखा पर है बिंदु, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो y है उसकी जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ठीक है, और m मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन x की जगह -1 और प्लस में क्या है c, है ना, तो ये आ गया। तो यहाँ से मुझे एक समीकरण क्या मिल गई, 2 = -m + c। चलो ठीक है, अब एक और समीकरण अगर मैं m और c में पता लगा लूँ तो m और c का मान निकालना आसान हो जाएगा। मैं क्या बोलूँगा, माना, ठीक है, ज़रा देखो बहुत आसान सा प्रश्न है ये, मैं बोलूँगा माना ए बी का ढाल, अब मैंने फिगर में दिखा दिया ए बी मैं किसको बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लिख सकता हूँ ऐसे, माना ए बी का ढाल बराबर है m2। अब मुझे पता है कि जो रेखा L है और जो ए बी है ये लंबवत है सर, क्योंकि ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से डाला गया लंब की बात की गई थी, है ना, तो ये लंबवत है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इन दोनों का ढाल m1 m2, m1 नहीं है उसका m ही है, चलो m ही रहने दो, ठीक है। ये कितना आएगा, -1 आएगा सर।
अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है चलो m2 सर, m2 तो पता लगा सकता हूँ ना। m2 के लिए क्या करो, इसको आप मान लो, ठीक है, x1 y1, इसको आप मान लो x2 y2। तो क्या y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 0, m2 क्या हो जाएगा ढाल, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 0 इज इक्वल टू -1, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हो गया, देखो अब इसके बाद यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है m, 2 में से 0 गया 2 डिवाइड बाय -1 यानी -2, वहाँ कितना है -1, यानी कि m आ गया यहाँ पर 1/2, ठीक है। तो m तो पता लग गया मुझे, m तो पता लग गया मुझे। अब m जो पता लगा यहाँ रख दो, c निकल जाएगा। मतलब क्या कि भाई आपको ये समीकरण उठानी है, 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, और यहाँ पे m का मान रख देना है सर। तो 2 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, m की जगह 1/2 रख दिया, प्लस में c आ गया। तो c का मान कितना, 2 प्लस 1/2, यानी c का मान हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी 5/2, ठीक है सर। ये भी हो गया, क्लियर हो गई बात यहाँ से। तो देखो ये आसान सा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 14। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी जो प्रश्न संख्या 15 है, ये रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा खतरनाक दिखता है, यह जो क्वेश्चन है दिखने में बड़ा खतरनाक दिखता है बहुत आसान। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदुओं से रेखाओं इसकी और इस पर लंब की इकाइयाँ हैं, तो सिद्ध कीजिए कि p² + 4q² इक्वल टू k² है। देखो यहाँ पे 2 रेखाएं दी गई हैं सर। पहली क्या है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर इतना है, जो बराबर मैं उसको लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, यानी कि -k cos 2 थीटा। मैं लेफ्ट में क्यों लेके आया अभी आपको समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है सर, है ना। ये है लाइन 1 बोल दे रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि मैं इसको लाइन 1 बोल रहा हूँ। आगे जब भी मुझे ये लिखना होगा पूरा नहीं लिखूंगा, जब भी मेंशन करना होगा मतलब इसे मैं लाइन 1 लिख दूंगा, समझ जाएगा टीचर की भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब जो भी सर आपके चेक कर रहे हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्या है, दूसरी लाइन है सर, वो क्या है, x sec थीटा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप साइन कोस देख के डरना मत। प्लस में क्या है, y cosec थीटा, और ये जो इक्वल टू के है ना, लेफ्ट में ला के लिखो। ये हो गई हमारी लाइन 2। अब इसको यहीं पे छोड़ दो अभी, अब पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। पहले क्या करो आप, कॉन्सेप्ट समझ लो सर। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन हो सर, और लाइन अगर ये इस रूप में लिखी हो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप में अगर ये लाइन की समीकरण हो और इसका लंबवत दूरी निकालना हो सर, है ना, इसकी लंबवत दूरी निकालनी हो। लंबवत दूरी किससे निकालनी हो, किसी बिंदु से जिसके निर्देशांक अगर x1 y1 है और ये दूरी अगर d है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या आता है ना, जो दूरी निकालने का फॉर्मूला आता है वो आता है कि भाई यहाँ पर a लिखो, x के लिए जगह छोड़ दो, फिर b लिखो, y के लिए जगह छोड़ दो, फिर c लिखो, डिवाइड बाई अंडर रूट में फिर ये a का स्क्वायर कर दो प्लस b का स्क्वायर कर दो और इसका मोड लगा दो। जो जगह छोड़ी हो आपने वहाँ क्या करोगे सर, जो जगह छोड़ी है इसमें ये बिंदु पुट कर दो। जैसे x था उसकी जगह इस बिंदु का x निर्देशांक यानी x1 पुट कर दो, और जो y था उसकी जगह बिंदु का y निर्देशांक यानी कि y1 पुट कर दो, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत बार बता रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे, ठीक है, कि रेखा है ना। अब इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, ठीक है, इस चीज़ को, फिर वो चीज़ इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हम बोलेंगे रेखा अगर अपने पास इस रूप में हो, यानी कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की बिंदु x1 y1 से दूरी जो कि d होती है अगर, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, ax1 प्लस b, y की जगह y1 प्लस में c, मोड के अंदर आता है ये, डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
कि अब मैं बोल सकता हूँ देखा, है ना, अब मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे हमें P दिया गया है। अब क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखो, कह रहा है जो P है वो मूल बिंदु की इससे दूरी है और जो Q है वो मूल बिंदु की इससे दूरी है ना। मतलब कि यहाँ पे अगर आप रेखा L1 लिखो तो मूल बिंदु से दूरी P बन जाएगी सर, और अगर आप रेखा L2 लिखते हो तो मूल बिंदु से दूरी जो है वो Q बन जाएगी सर। ये बताया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। मतलब जो x1 y1 है दोनों केस में 0 0 लेना है, क्योंकि मूल बिंदु से ही दूरियां बताई गई हैं। तो जो P है सर, जो P है ये क्या है, ये L1 की मूल बिंदु, अब इतना बड़ा मूल बिंदु कौन लिखे, L1 की 0 0 से दूरी है सर, से दूरी है सर। अब इसीलिए मैंने कहा था, मैंने L1 पहले मेंशन कर दिया है ताकि मुझे इतना लंबा चौड़ा बार बार ना लिखना पड़े। L1 की दूरी है, इसका मतलब सर P क्या होगा, इसका मतलब होगा देखो P मॉडुलस, देखो कैसे लिखते थे हम, मैंने यहाँ पे आपको कैसे लिखना सिखाया, A लिखो x1 के लिए जगह छोड़ दो, B लिखो y1 के लिए जगह छोड़ दो, फिर C, x1 y1 की जगह क्या, इस बिंदु का x1 y1 आ जाएगा, मतलब xy की जगह बिंदु का x1 y1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 0 y1 भी 0। अब देखो जरा, अब इसको आप कंपेयर करो कि ये A है, ax, ये जो चीज़ है माइनस के साथ, निशान के साथ, ये B है, ठीक है, और ये C है अपना पूरा, ठीक है, पहली रेखा में। तो हमें इतना सब कुछ तामझाम नहीं करना, हमें इतना पता है कि अगर मैं, ठीक है, अभी कंसीडर आपको करना है ये वाली रेखा, अगर मैं इसकी मूल बिंदु से दूरी निकालूंगा तो यहाँ पे मूल बिंदु का x 0 है, x की जगह 0 रखूंगा, y की जगह 0 रखूंगा यहाँ पे, जब मैं ये वाला हिस्सा निकाल रहा हूँ। तो उतना करने की जरूरत क्या है, मुझे पता है 0 रखने पे 0 ही हो जाएगा, चाहे a कुछ भी हो, y की जगह 0 रखने पे 0 हो जाएगा। तो यानी ax1 by1 तक हो चुका है, x1 की जगह 0 रखा, 0 आ गया, y1 की जगह भी 0 आ गया इसमें। और जो c है सर, यहाँ पे c की वैल्यू ये है, c की वैल्यू क्या है, -k cos 2 थीटा। चाहो तो आप लिख के भी दिखा सकते हो यार, उसमें आपको लिखना पड़ेगा फिर 0 गुणा में cos थीटा, फिर 0 गुणा में माइनस साइन थीटा, फिर ये उतना क्यों लिखे हम, ठीक है। वर्गमूल के अंदर क्या था, a का वर्ग और b का वर्ग, a वर्ग b वर्ग, a क्या है यहाँ पे, x का गुणांक कितना है, cos थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ना, a किसको बोलते हैं हम, यहाँ पर अगर इस रूप में लिखा होता है तो a किसको बोलते हैं, x के गुणांक को, ऐसे b किसको बोलते हैं, y के गुणांक को। तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है, माइनस साइन थीटा है, तो यानी b का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो x1 0 है तो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 0 आ गया, by1 0 आ गया, c की जगह ये आ गया। यहाँ पे a का क्या है, cos थीटा यानी a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे ही आपको इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो आप बोलोगे, ठीक है, कि यार एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ही कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे मोड हट जाएगा एक, तो ऊपर से जो हमें प्रूफ करना है उसमें p का स्क्वायर है, इसलिए मैंने करा ऐसा। देखो अब ये मोड और भूलो, यहाँ पे क्या है, -k स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर 2 थीटा हो गया, और नीचे तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। स्क्वायर कर रहे होते तो अंडर रूट वैसे ही हट गया था, नहीं भी हटा होता तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 मान लो, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब ये समझाने के लिए था, हो गया है। अब हम ऐसे ही, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हमने, ऐसे ही दूसरी तरफ भी करेंगे। दूसरी तरफ मतलब दूसरी रेखा जो थी, है ना, मैं बोलूँगा रेखा L2 की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, जो रेखा L2 की मूल बिंदु से दूरी है सर, वो क्या है, वो है Q। यहाँ पे Q क्या है, रेखा L2 की मूल बिंदु से दूरी है सर, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब Q कितना हो जाएगा, ठीक है, मोड के अंदर वही फिर ax1 by1 है ना, उसमें हम देखते हैं, इसमें ax1, ठीक है, ax1, अब a इसको मानोगे, है ना, यानी कि देखो x1 तो 0 ही है, यानी जैसे x के 0 को पूरा 0 हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी ये पूरा 0 हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। c की जगह -k बचेगा, डिवाइड बाय, है ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे a और b क्या है सर, x का गुणांक a होता है यानी sec स्क्वायर थीटा, प्लस y का गुणांक क्या है, कोसेक, यानी ये कोसेक, b का स्क्वायर आता है ना, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना आ गया सर।
फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला हमने यही वाला लगाया है, ये फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ax1 b1 x1 y1 देखो 0 0 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 लिख दो सीधा, कैलकुलेटर मत करो। c देख लो बस, यहाँ पे c कितना है -k, इस केस में c कितना है -k, ठीक है। तो यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है उसमें भी q का स्क्वायर ही कहीं ना कहीं बन रहा है, q का स्क्वायर बन रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ पर k स्क्वायर मोड हटा सकते हैं, क्योंकि अब तो जब स्क्वायर है तो मोड की क्या जरूरत, वो तो वैल्यू वैसे भी नेगेटिव नहीं आएगी अब, है ना। डिवाइड बाई यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो रूट हट चुका है, सेक स्क्वायर थीटा जो है ना अंदर सेक होता है 1/cos, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर मतलब, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या? चलो अब देखो ज़रा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है, इसको अलग कलर से करता हूँ, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर इंटू 1 करोगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इधर जाएगा cos स्क्वायर गुणा में 1 करोगे cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यार q स्क्वायर की क्या वैल्यू आएगी, है ना, इसी स्टेप के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। k स्क्वायर, जो ये नीचे वाली चीज़ होती है ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जो इसके डिवाइड के नीचे जो डिवाइड में होता है ये ऊपर शिफ्ट कर दो, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये तो 1 है, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू तो 1 है सर, तो नीचे 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करो ना, जो अपने को प्रूफ करना है क्या उसमें q स्क्वायर के साथ 4 भी नज़र आ रहा है? हाँ, तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमने अलग से गुणा करी है, ठीक है। ये जैसे ही हुआ सर, इसको बोल दो समीकरण 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 1 और 2 को ऐड कर दो, यानी कि जो समीकरण है, जो समीकरण है 1 उसमें 2 ऐड करो सर। देखो 1 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको, p स्क्वायर, 2 के लेफ्ट में क्या दिख रहा है आपको 4q स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था उसके LHS में तो यही बनना था ना, इसलिए मैंने जानबूझ के उतना क्रिएट किया। अब इसकी वैल्यू क्या है k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दो k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या है सर 4k स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब यार यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको तो ऐसे ही चलने दो, यहाँ पर k स्क्वायर है, कॉमन ले सकते हैं k स्क्वायर, तो यहाँ पे k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा सर, अच्छा ये cos स्क्वायर थीटा नहीं था 2 थीटा, ठीक है, क्या गड़बड़ी हो रही है आज, कोई बात नहीं, होता रहता है। देखो यार ये ना k स्क्वायर cos 2 थीटा था ना, cos स्क्वायर 2 थीटा, मैंने थीटा लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो बस ये याद रखना कि सर ये थीटा नहीं 2 थीटा है, ठीक है। तो k स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस, देखो अब ज़रा ध्यान दो, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वाइट कलर से, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, दिख रहा है। तो मैं अब क्या बोलूँगा, जो मैंने वाइट से अंडरलाइन किया इसको, कि यार 4 तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया, 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर थीटा भी cos थीटा का स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर थीटा भी साइन थीटा का स्क्वायर होता है, इस पूरे को मैं ऐसे स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या होगा सर, ऐसा लिखने का फ़ायदा देखो ये होगा कि लेफ़्ट में चल रहा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सर k स्क्वायर, और अंदर क्या है सर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अंदर वाली चीज़ देखो 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, यानी कि साइन 2 थीटा अंदर बन जाएगा, बाहर स्क्वायर चल रहा है ब्रैकेट का, ठीक है। अब आप देखोगे तो अंदर तो यहाँ पर एंगल सेम मिल गए ना, एंगल सेम है, तो मतलब साइन cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा 1 हो जाएगा ये, तो 1 इंटू में k स्क्वायर, ये k स्क्वायर ही बचेगा, और यहाँ पे क्या चल रहा है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, है ना, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात।
तो चलो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16, आसान सा सवाल है ये भी। यहाँ पे कह रहा है शीर्षों ए बी और सी वाले त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है कोई, लंब की लंबाई और समीकरण ज्ञात करो। तो पहले फिगर समझो, ठीक है, फिगर से मतलब क्वेश्चन समझो कि समझो ये कोई त्रिभुज है सर, ठीक है ना, ये कोई त्रिभुज है समझो, जिसका नाम हमें बताया गया है ए बी सी सर। तो ये ए बी सी नाम का कोई त्रिभुज है। अब निर्देशांक भी हमें पता है शीर्षों के। ए के निर्देशांक क्या है सर 2,3, यहाँ पे आ जाएगा। बी के निर्देशांक क्या है 4,-1, और सी के निर्देशांक क्या है 1,2। ये है अपने पास। अब यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ए है ना, ए से सम्मुख भुजा पर डाला गया कोई शीर्ष लंब, ठीक है, ये हमें बताया गया। ठीक, तो यहाँ से लंब की लंबाई निकालना है और लंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए और ये पी हो गया, तो ए पी वो शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से यहाँ पे लंब बनाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो पहली बात तो जो ये आपको ए पी दिख रहा है, ठीक है ना, ये इसकी समीकरण निकालनी, लंबाई भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो इसका जो ढाल है ना, बी सी का जो ढाल है, इसको बोल देते हैं एम बी सी, यानी कि ढाल बी सी का, और इसके ढाल को बोल देते हैं एम। अब मुझे एक बात बताओ कि जो ए पी है, इसका अगर मैं किसी तरह से ढाल पता लगा लूँ और इस पर एक बिंदु तो पता है, इसकी समीकरण निकल जाएगी। समीकरण निकल जाएगी, लंबाई की बात थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माना शीर्ष लंब यानी कि जो जिसे मैंने ए पी दिखाया है, ए पी का ढाल एम है, तथा बी सी का ढाल बराबर, ठीक है छोटा सा बी सी लिख दो, एम बी सी। ठीक है, तो यहाँ से जो बी सी का ढाल है वो तो हम पता लगा सकते हैं सर। कैसे, देखो ज़रा, बी सी यानी बी और सी है ना, तो y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस माइनस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 4, कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3 माइनस 3 यानी माइनस 1 हो जाएगा, है ना, 3/-3 यानी -1। तो चलो यार, बी सी का ढाल तो अपने को पता लग गया है, अब इसको पैक करके रख देते हैं, बाद में काम आएगा। अब देखो, जैसे ये पता लगा, अब मैं ये वाला ढाल पता लगा सकता हूँ, है ना। मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो ए पी है वो तो लंब है बी सी के ऊपर, इसका मतलब इनके ढाल का गुणनफल, एक का ढाल एम है, एक का ढाल है एम बी सी। ये -1 हो गया, एम मुझे नहीं पता, लेकिन बी सी का ढाल कितना है -1 है सर, तो यहाँ से एम भी पता लग गया, +1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो यार, अब मुझे इसका ढाल पता लग गया ना, तो इसका समीकरण निकालना कौन सी बड़ी बात है अब। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे, ठीक है, अब हम बोलेंगे कि भाई जो लंब है, जिसका नाम हमने क्या दिया है ए पी, है ना, लंब ए पी का समीकरण क्या हो जाएगा सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू ढाल और x माइनस x1। इस बार आप x1 y1 इसको मान लो, x1 y1 इसको मान लो ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस y1, क्योंकि देखो इसका हम समीकरण निकाल रहे हैं, तो ये किस बिंदु से पास करता है उस पर फोकस रखो। ठीक है, y माइनस y1 यानी कि 3 इज इक्वल टू ढाल कितना है सर 1, x माइनस x1 कितना है सर 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे बचा हुआ है y, पहले x को ठिकाने लगाओ, यहाँ पे पहले x को इस तरफ ले आओ, 1 इंटू x हो गया माइनस में इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा -2, ये हो गया 3, यानी कितना बचेगा 1। ठीक है, तो y माइनस x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक, अच्छा, अब हमें लंबाई भी निकालने को बोला गया था।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि भाई इसका समीकरण तो हमने निकाल दिया, हमें लंबाई भी निकालने को बोला गया था। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, देखो हमें लंबाई निकालनी है AP, AP निकालना है हमें। तो क्या जो AP है वो असलियत में, देखो ध्यान से देखना, वो असलियत में जो AP है यानी कि इसकी लंबाई, वो असलियत में मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि अगर मान लो BC ये एक रेखा होती, मान लो यहाँ से एक रेखा होके जाती और ये एक बिंदु होता, तो इस बिंदु से लंबवत दूरी ही तो AP है। मतलब इस बिंदु से इस रेखा की दूरी जितनी होगी वही AP की लंबाई होगी। यानी बिंदु की किसी रेखा से दूरी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और रेखा कौन सी होगी, BC। मतलब BC का समीकरण निकालना पड़ेगा सर आपको पहले, BC का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से हम बोलेंगे BC का समीकरण, BC का समीकरण। और क्यों निकालना पड़ रहा है समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, BC वाला स्लोप रखना है यहाँ पे, और x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमने यूज़ कर लिया x1 y1 किसी और चीज़ को, अगर आपके दिमाग में शंका हो तो आप x1 y1 ना बोल के, ठीक है, यहाँ पे बोल दो y माइनस वाई डैश x माइनस x डैश, और यहाँ से किसी एक को, भाई BC की बात करें ना, किसी एक को, इसको आप x डैश y डैश मान लो, किसी एक को, है ना, और उसका इस्तेमाल यहाँ कर लो। तो y माइनस वाई डैश कितना है, -1, तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू MBC हमने निकाला था ना, स्लोप ऑफ BC कितना, -1, तो ये -1, और x माइनस x1 कितना है, x डैश कितना है 4, तो ये -x इधर आएगा +x में, और ये प्लस का क्या बन जाएगा y, और माइनस माइनस +4 इधर आएगा, यानी कि 1 - 4 यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये BC का समीकरण आ गया। तो अब हम बोलेंगे कि जो रेखा, मतलब ये लंब की लंबाई है AP, लंब की लंबाई है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लंब की लंबाई भी हमें निकालनी थी ना, लंब की लंबाई जिसे हम क्या बोल रहे हैं AP, ये असलियत में क्या है, इस रेखा की उस बिंदु से दूरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 1 समझो और ये 1 समझो, यानी कि मोड, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला भी लिख दूँ क्या, फॉर्मूला भी लिख दूँ क्या, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AX1 + BY1 + C वर्गमूल के अंदर x² + y², ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना, अब जगह कम है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और सीधा आंसर कर रहा हूँ। देखो AX1 करने के लिए सीधा क्या करो, यहाँ पे A और B लिख दो पहले, A x की जगह छोड़ दो, प्लस में B यानी कि 1, y के लिए जगह छोड़ दो, प्लस में C कितना है -3, वर्गमूल के अंदर क्या आता है, A का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, प्लस में B का वर्ग यानी 1 का वर्ग। यहाँ पर ये इसको कंपेयर कर लेना ना ऐसे, AX + BY + C = 0, इसको ऐसे तुलना कर लो। तो A का मान 1 मिल गया, B का मान 1 मिल गया, C का मान -3 मिल गया, 1 1 -3, AX1 BY1। अब x1 y1 यहाँ पे हम किसको मान के चलते हैं, जिस बिंदु से दूरी निकाली जा रही है, इसे दूरी किससे निकाली है, 2,3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। बस इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे 3 - 3 तो 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया सर। ठीक है, और क्या बच गया देखो ज़रा, यानी कि AP का मान, बिंदु की लंबाई 2 × 1 ये 2, और ये वर्गमूल 2 है ना, वर्गमूल 1 + 1 कितना, वर्गमूल 2, काट के कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2 इकाई। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है ना, इसका आंसर क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत आसान सा प्रश्न है। इसमें बोला है यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड A और B हो, तो दिखाइए कि इतना है। तो हम बोलेंगे देखो हम बोलेंगे अभीष्ट रेखा का समीकरण जो होगा, पहले वो निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट मतलब जिस रेखा की यहाँ पे बात की जा रही है, या फिर जिस रेखा की हमें ज़रूरत है, इच्छा है, उसकी बात कर रहे हैं। देखो यानी इस रेखा की जो A और B अंतःखंड बनाए, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा, x/a + y/b = 1 है ना सर। ठीक है, ये तो सीधा सीधा फॉर्म है, रूप है,
ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि अंतःखंड रूपरेखा का, है ना, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1। याद करना भी आसान है, x के नीचे x अंतःखंड जो कि a है, y के नीचे y अंतःखंड जो कि b है, बराबर 1 लिख दो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के। तो यहाँ से b गुणा x करोगे bx हो जाएगा, यहाँ पे a गुणा y करोगे तो ay हो जाएगा, और ab नीचे आएगा ab, है ना, यहाँ पे क्या लिखोगे ab, मत लिखो यार, एक स्टेप गायब करो, है ना, ab लिखोगे उधर ले जाओगे ab को, तो ab गुणा 1 ab, इधर ले आओ वापस से माइनस ab। इतना आपका दिमाग चलता है, इतना आप कर सकते हो ना, सारे स्टेप्स लिखने जरूरी नहीं है, क्लास 11th में आ गए हो। देखो यहाँ पे आ गया इतना। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब मुझे एक बात बताओ कि अब हम क्या करें यार। सीधी सी बात है, जो हमें प्रूव करना है, ये क्या करना है कि जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई है, ये कहाँ से लंब डाला गया है, मूल बिंदु से। किस रेखा पर, इस रेखा पर, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यार अगर अपने पास कोई रेखा हो इस तरह से, क्या ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ किसी बिंदु x1 y1 से दूरी निकाली जाए और वो दूरी d आए, और वो दूरी d आए, तो हमें d पता है, लेकिन यहाँ पे बस p बोल दिया है। यहाँ पे क्या बोल दिया है, p बोल दिया है सर। यानी कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, वहाँ d की जगह इसमें p बोल दिया अपने सवाल में, और x1 y1 की जगह 0 0 बोल दिया है, मूल बिंदु बोला है। यानी कि अगर इस बिंदु की जगह मूल बिंदु लोगे, इस समीकरण की जगह ये वाली समीकरण लोगे, कौन सी समीकरण लोगे, bx प्लस में ay माइनस में ab इक्वल टू 0, तो दूरी ये बन जाएगी। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा था, हमने ये पढ़ रखा था सर पीला वाला पोर्शन, ये देखो ये पीला वाला पोर्शन हमने पढ़ा हुआ था, दिख रहा है ये पीला वाला पोर्शन। ध्यान से देखो, बहुत आसान सा सवाल है सर, कि अगर अपने पास कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 के रूप में हो और बिंदु x1 y1 से दूरी d होती है सर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम, ठीक है, अब हम ये वाइट वाला पोर्शन देखो, मतलब क्या कि अगर x1 y1 0 0 हो जाए, रेखा इसकी जगह ये वाली हो जाए, तो दूरी d की जगह p लिखना है बस आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखो d क्या होता है सर, फॉर्मूला लिख दो, d क्या होता है, मोड ax1 प्लस में by1 प्लस में c डिवाइड बाई क्या होता है सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो ना बस, d की वैल्यू अपने केस में क्या है, ये वाइट वाली चीज़ p, ठीक है, ये p है ना। मूल बिंदु से डाला गया लंब की दूरी क्या है, p है सर। तो यानी कि x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 पुट करोगे, x1 की जगह 0 पुट कर दो सर, है ना, तो ये हो जाएगा 0, y1 की जगह भी 0, c1 मतलब c याद रहे, c क्या है अपने केस में, c है माइनस ए बी, c क्या है अपने केस में, माइनस ए बी। अगर आप चाहो तो मैं सारा लिख के भी दिखा सकता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। असलियत में हमने किया क्या है, a की वैल्यू हमने देखी b है सर, स्मॉल b है, a की वैल्यू x1 है 0, फिर यहाँ पे b y1 है सर, b अपने केस में स्मॉल a है सर, इसीलिए थोड़ा खिचड़ी पक सकती है, और y1 है 0, समझ में आया, डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन a की वैल्यू b है और b की वैल्यू a है ना। यहाँ पे मैं तीर बना देता हूँ, ठीक है, कि a की वैल्यू स्मॉल b है और b की वैल्यू स्मॉल a है, और c की वैल्यू तो खैर आपको दिखी गई होगी, ठीक है। तो अंडर रूट में देख लो अब यहाँ पे, ठीक है, a की वैल्यू ये रखी, b की वैल्यू स्मॉल a रखी, और x1 y1 0 0 है, ठीक। इतना हो गया। इतना होते ही देखो, ध्यान से देखना, इतना होते ही मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, ए बी का स्क्वायर क्या होगा सर, a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप कहोगे स्क्वायर क्यों कर दिया सर आपने, क्योंकि जो मैं प्रूफ करना है उसमें भी कहीं ना कहीं स्क्वायर नजर आ रहा है p का, ठीक है, इसलिए p का स्क्वायर कर दिया। इसको स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको आप a पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके नीचे क्या आप 1 सोच सकते हो, हाँ उलट दो, क्यों, वहाँ भी उल्टा हुआ है, जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर है, तो हम क्या बोलेंगे कि यार इसको ना उलट दूं तो काम बन सकता है, ठीक है। तो इसको उलट दिया तो ये हो गया 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उल्टोगे तो ये जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अब इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली जो नीचे जो आएगी इसको अलग अलग लिख दो यार। तो यहाँ से हो गया 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, 1 बाई बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 बाई ए स्क्वायर बचा। यही तो प्रूफ करना था यार, यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।